5 साल 7 साल 10 साल के लिए गोल्ड की जो डिमांड है वो रहेगी 100%। डी डॉलराइजेशन हो रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उस पे ट्रम्प बोल रहे हैं कि ये तो बकवास है सारा। ही इज बिकम वन मैन आर्मी, कहते हैं ना अपने वो क्या पुण्य भगवान है। बस चांदी प्रेशियस मेटल नहीं है। 1,40,000 टन के आसपास का सिल्वर पड़ा था 4-5 साल पहले। पिछले मंथ का लगभग 36-37,000 टन के आसपास आ गया। माय गॉड, गोल्ड में मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये प्राइस सेलिंग वाला है ये बाइंग वाला। फॉर्चुनेटली हम इंडिया में बैठे हैं तो मैं किसी को गोल्ड खरीदने का कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। लोग वैसे ही खरीद रहे हैं। कैन गोल्ड रिप्लेस 100% डॉलर? दोस्तों आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर किशोर नारने, जो कि हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। किशोर जी को 20 साल से भी ज्यादा का लंबा एंड गहरा अनुभव है कमोडिटीज मार्केट का। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई। और अगर आपको गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में ठीक से बारीकी से समझना है तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट क्रिएट करूं तो आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे और मेरी टीम को काफी मोटिवेशन मिलता है। इस एपिसोड को बिना स्किप करिए देखिएगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। किशोर जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत सारी बातें करनी है गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके, कमोडिटीज़ को इन जनरल लेके, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब से ट्रम्प पावर में आए हैं यूएस में, जियोपॉलिटिक्स वाइज क्या क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस जो आपको दिख रहे हैं, और वो कैसे गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को आपके हिसाब से, आपकी रिसर्च के हिसाब से कैसे उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो पहले जियोपॉलिटिक्स से चालू करना चाहूँगा। या आई थिंक ट्रम्प आने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि इंस्टीट्यूशंस को उसने अंडरमाइन करना शुरू किया था। कि वो WTO हो या IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या इवन यूनाइटेड नेशंस फॉर दैट मैटर, कि ही स्टार्टेड नॉट रेस्पेक्टिंग देम, एट द सेम टाइम नॉट गोइंग बाय द बुक। अच्छा, एक साइड से उसका मजबूरी भी बोल सकते हैं कि यूएस का जो डेट का सिचुएशन इतना ख़राब हो गया, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस तक जा सकता है। बट बिकॉज डॉलर इज़ अ ग्लोबल करेंसी, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का कभी इशू नहीं आएगा, बिकॉज जितना चाहिए उन लोग इतना डॉलर प्रिंट कर सकते हैं। बट जितना भी आप डॉलर प्रिंट कर रहे हैं उतना ही आपका इन्फ्लेशनरी होता है, राइट? सो आप इस चेन को कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा। आपने कई बार सुना होगा कि उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, जो डेट है, जो डॉलर डेट है, उनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स इटसेल्फ हैज़ बिकम अनसर्विसेबल, जो कि शायद आगे जाकर इंटरेस्ट ही नहीं भर पाएंगे। सो कितना हद तक ये डेफिसिट चला पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसको रिवर्स करना है। सो जो चीज़ हुआ है ना उनके साथ, कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल 2008-9 में बात करें, लेमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस आया था पहली बार, वहाँ पे उन लोग ने क्वांटिटेटिव ईजिंग जो बोलते हैं कि पैसा छाप के लिक्विडिटी बढ़ाने का सिस्टम है, वो शुरू किया था। बाद में 2012 में जो पिग्स क्राइसिस बोलते हैं, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन का जो यूरोपियन क्राइसिस, जो डेट क्राइसिस है, उसके टाइम पे काफ़ी हद तक जो मल्टीपल बैंक्स ग्लोबली जो है, सेंट्रल बैंक्स कोऑर्डिनेट करके, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US, सब लोग कोऑर्डिनेटेड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया था, सो दैट वापस मार्केट्स में कॉन्फिडेंस आ जाए एंड लिक्विडिटी आ जाए। देन वो धीरे धीरे 2017-18 से वो लिक्विडिटी पुल बैक करने, कभी भी आप लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया, कहीं ना कहीं आगे जाकर उसका काम ख़त्म होता है। जो आपको इन्फ्लेशन चाहिए था उसके वजह से उसने इन्फ्लेशन खड़ा कर दिया, देन आपको वापस लेना पड़ता है। एक टाइम पे आपको बैलेंस शीट को रिड्यूस करना पड़ता है। जो वो समय आ गया 2017-18, जो टेपर टेंट्रम बोलते हैं, कि जहाँ पे टेपरिंग करने का शुरू किया था, जब मार्केट्स नर्वस हो गया था, 2019 में कोविड आ गया। देन कोविड के बाद जितना इन लोग ने प्रिंटिंग किया है उसका कई गुना इन लोग ने प्रिंटिंग किया, बिकॉज पोस्ट कोविड जो रिकवरी है, दैट वाज लाइक मदर ऑफ ऑल द इंटरवेंशंस। देन व्हाट वी कॉल हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी मतलब सीधा आप पैसा छाप के हेलीकॉप्टर से फेंक दो। अच्छा, ओके, दिस कॉल्ड हेलीकॉप्टर मनी। आप किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो सब सोचना मत, आप दे दो पैसा। दैट इज़ वॉट US डिड। कि आप अगर अनएम्प्लॉयड है, आप क्वालिफाइड है, आप रजिस्टर्ड है, आपके पास जॉब नहीं है, तो सीधा सैलरी गवर्नमेंट आपका बैंक अकाउंट में डाल रहा था। $10,000, $15,000 जो आपको सीधा बैंक अकाउंट में आ रहा था। आप काम नहीं कर रहे, घर पे बैठे हुए, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सीधा मनी इन योर बैंक अकाउंट। सो दैट अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी
हैज़ जो क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ बूम इन पोस्ट रिकवरी, जो पोस्ट कोविड का रिकवरी जो बूम है ना, वो उसका कारण ये है मोस्ट ऑफ दिस मनी वेंट इनटू स्पेकुलेटिव स्टॉक मार्केट एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स. सो काफ़ी लोगों को, इंडिविजुअल्स को इससे फ़ायदा हुआ. जिन लोगों के ये पैसा मिल गया, काफ़ी लोग ने रॉबिनहुड में ये सब करके मतलब स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करके काफ़ी लोग ने पैसा बनाया, AI बूम में भी पैसा बनाया. बट गवर्नमेंट को ये कहीं ना कहीं वापस भी लेना है. आप गवर्नमेंट जब जनता से या कंट्री से, जो पॉपुलेशन से आप पैसा वापस लेने के लिए दो ही तरीके हैं. एक है आप टैक्सेस बढ़ाओ, सो दैट कि जो है भाई आपको मैं खड़ा करने के लिए मदद किया है, अभी आप खड़े हो गया है, आपके जॉब मिल गया है, बिजनेसेस चल रहे हैं, तो नाउ यू गिव मी माई मनी बैक, आई पुट मोर टैक्सेस. सो टैक्सेस आर टू टाइप्स. वन इज डायरेक्ट, विच इज़ मैं इनकम टैक्स डालूँ. दूसरा इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट में भी जो आपका जो GST है, जैसे इंडिया में GST बोलते हैं, वहाँ पे वैट होता है आपका, या कस्टम्स, एक्साइज वगैरह वगैरह. सो कस्टम्स इज समथिंग, इज ए सेलेबल आइडिया कि भाई मैं मेरे पॉपुलेशन को बोलता हूँ कि मैं इम्पोर्ट ड्यूटी डालूंगा जो आप नहीं, चाइना भरेगा. इनफैक्ट इट्स ए मार्केटेबल आइडिया, बट इनफैक्ट आप ही भरते हैं, राइट. पॉपुलेशन ही भरेगी, आप पॉपुलेशन ही भरेगा. कहीं ना कहीं जो आपको पैसा, जो गवर्नमेंट का, सरकार की खजाने से आपके पैसा, आपके जेब में पैसा आया, कहीं ना कहीं ये वापस भी जाना है. तो आज वापस देने का टाइम आ गया तो लोगों को तकलीफ लगेगा. सो जितना भी ये पैसा आ गया, उन लोग ने उस पैसे से चाइनीज़ सामान खरीदा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज, इंडियन सर्विसेज से चाइनीज़ गुड्स खरीदा है, तो जो प्रॉफिट्स है वो चाइना में एक्यूमुलेट हुआ है. So if I have to take back that, I have to put duty on Chinese goods so that Chinese जो मैन्युफैक्चरर्स है वो ड्यूटी का इम्पैक्ट ले, वो घूम के वापस US ट्रेजरी में आए. ये करना ही पड़ेगा उसको. अभी वो जो तरीका है ट्रंप ने अपनाया है इसको करने के लिए, इट इज़ वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहाँ पे उन्होंने ग्लोबल अलायंसेस को, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया हुआ है, ट्रस्ट ब्रेक किया है. सो जब ये ट्रस्ट ब्रेक होता है, राइट, इसको वापस जोड़ने का इतना आसान नहीं है. सो टुडे ग्लोबली ट्रंप को और इवन US गवर्नमेंट के ऊपर, जो US इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एज ए गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट निकल गया. सो मैं टुमारो माई सॉवरेनिटी, मतलब मेरा जो कंट्री का जो सॉवरेनिटी है, मैं अगर डॉलर में क्यों रखूं, मेरा रिजर्व्स है, मैं डॉलर में क्यों रखूं. तो अभी हर कंट्री सेंट्रल बैंक में एक रिजर्व मेंटेन करते हैं जी, राइट. तो जो गवर्नमेंट का रिजर्व होता है, सो जिसमें नॉर्मली पहले क्या होता था, 80% डॉलर्स होते थे एंड 10-12% गोल्ड होता था एंड 8-9% यूरो वगैरह अदर छोटे छोटे करेंसीज होते हैं. ठीक है. अभी धीरे धीरे इसको नीचे लेके आ गया, 60% के आसपास तक अभी डॉलर आ गया. कई लार्जर सेंट्रल बैंक्स का मैं बात कर रहा हूँ, राइट. सो ओवरऑल में 70-72% है. सो धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जिनको कहीं ना कहीं आगे जाकर मैं US का कैंप में नहीं रहूँगा, और या मेरा जो कंट्री को US कंट्रोल कर सकेगा. फॉर एग्जांपल जैसा ये हुआ था फर्स्ट टाइम जब पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया था, इंस्टेंटली जो रशियन रिजर्व्स जो भी अमेरिकन बैंक्स में है, आपके पास डॉलर है मतलब आपके अमेरिकन बैंक में पैसा पड़ा हुआ है. ठीक है. एनीवेयर इन द वर्ल्ड डॉलर्स पड़ा हुआ है मतलब एनी अमेरिकन बैंक में पड़ा हुआ है, इधर इट इज सिटी बैंक और JP Morgan, बैंक ऑफ अमेरिका, एनी ऑफ दीज अमेरिकन बैंक्स में पड़ा हुआ है. Instantly America has power to freeze these assets. Right. They have frozen Russian government assets. आप पुतिन का पर्सनल एसेट नहीं, रशियन गवर्नमेंट एसेट, सॉवरेन एसेट है वो, उसको आपने फ्रीज किया है. एंड इमीडिएटली ऑल द अदर कंट्रीज जाग गया. कल मेरे साथ भी ये हो सकता है. हम कभी अपने पड़ोस के कुछ अटैक हुआ है, ही हैज़ द कंट्रोल, सो पीपल वांट टू कम आउट ऑफ दिस थिंग. करेक्ट. सो मैं धीरे धीरे मेरा जो डॉलर रिजर्व्स है वो कम करते जाऊंगा. देन कहाँ जाऊँ मैं? सो व्हाट इज द अल्टरनेट टू डॉलर? देयर इज नथिंग अल्टरनेट एज ऑफ नाउ. तो जो बचता है गोल्ड. सो धीरे धीरे गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे. उसके वजह से सिंपल है, आपका एक्सचेंज है, आप डॉलर बेच रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, राइट. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, अगर आप मैं एक नंबर बोलूँ, $16.5 ट्रिलियन का रिजर्व्स है सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का कंबाइंड रिजर्व्स. राइट. टोटल $16.7 ट्रिलियन. ओके. उसमें से 60% आसपास जो है आपका गोल्ड में पड़ा हुआ है. सॉरी 60% डॉलर में पड़ा हुआ है. ठीक है. उसमें से दैट इज अराउंड 12.5 ट्रिलियन आप मान के चलिए. $12.5 ट्रिलियन में
मैं 10% मैं डॉलर से निकल के गोल्ड में लेके जाना चाहता हूँ। 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का हो गया। ठीक है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का आज की प्राइस में $4,500-5,000 का जो अगर गोल्ड का प्राइस आप मान के चलते हैं, कितना गोल्ड खरीदना पड़ेगा अगर मेरे को 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स को गोल्ड खरीदना है, तो एनीवेयर बिटवीन 8,000 to 8,500 टन्स ऑफ गोल्ड चाहिए। अगर उसका 10% भी खरीद रहा है तो 10% अगर मेरे को डॉलर से गोल्ड में कन्वर्ट करना है, 8,000 8,500 टन का गोल्ड चाहिए। पूरा दुनिया में जो गोल्ड अवेलेबिलिटी होता है ना हर साल के लिए, 4,000 टन के आसपास का गोल्ड अवेलेबिलिटी है। ठीक है। विच इंक्लूड्स 2,000-2,500 टन के आसपास माइन से आता है, 1,500 से 1,200-1,500 टन के आसपास आपको रिसाइकल्ड गोल्ड बोलते हैं। इधर आप ETF बेच रहे हैं तो थोड़ा वो मटेरियल मार्केट में आएगा, आप जो ओल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज करते हैं वो आता है, विच इज़ कॉल्ड रिसाइकल्ड गोल्ड, विच इज़ अराउंड 1,500 टन के आसपास। सो 4,000 टन के आसपास का टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ द सप्लाई। तो 8,000 टन तो सिर्फ सेंट्रल बैंक्स को चाहिए। अगर सिर्फ मैं 10% अगर चेंज करना है तो 2 साल का पूरा दुनिया का गोल्ड प्रोडक्शन सीधा सेंट्रल बैंक खरीद लेगा ना, तो 10% का रिजर्व कन्वर्ट हो सकता है। राइट। इट्स मैसिव। तो ये जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने जो जिस तरह से अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उस पे भी वो बोल रहे हैं कि ये तो बकवास है सारा, मैं तो नहीं मानता इसको। इनफैक्ट अगले दिन ही बोल दिया मैं ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। कोई इंस्टीट्यूशन का कदर है ही नहीं है, किसी का भी नहीं है। मतलब ही इज बिकम वन मैन आर्मी कि मैं हूँ जो कुछ हूँ। कहते हैं ना, अपने वो एक मूवी आई थी कि अपुनिच भगवान है, वैसा ही हो गया है अभी। तो ऐसी कंडीशन में अब ट्रंप तो एज सच अभी तो रहेंगे प्रेसिडेंट, राइट, अनलेस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। तो इसका मतलब ये जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है ये ब्रोकन ही रहेगा। यस। तो इसका मतलब सेंट्रल बैंक्स आपके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये खरीदते रहेंगे, गोल्ड को खरीदते रहेंगे। वन मोर थिंग इज कि जो पॉलिसीज ट्रंप ने लेके आया, अगर कल डेमोक्रेट्स भी आते हैं पावर में, उनको भी इसको रिवर्स करने में बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है। बिकॉज जो पॉपुलर पॉलिसीज होते हैं ना, कोई भी पॉलिटिशियन उसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट इंडिया में एक सब्सिडी अनाउंस किया है जी, राइट, दूसरा गवर्नमेंट जो अपोजिशन वाले को ये सब्सिडी पसंद नहीं, जब तक वो अपोजिशन में बैठा है वो क्रिटिसाइज करता रहेगा, जब वो पावर में आएगा सब्सिडी बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पॉपुलर हो चुके हैं। राइट। एंड कोई भी पॉलिटिशियन वो नेगेटिव बुक्स में नहीं आना चाहता पब्लिक के नज़र में कि भाई मैं तुम्हारा जो घर पे पैसा आ रहा था वो मैंने बंद कर दिया। सो एनी पॉपुलर मेजर्स जो इवन वेदर इट इज़ गुड और बैड सिर्फ इकोनॉमिस्ट जानते हैं, आम जनता नहीं जानते हैं। आम जनता को जो है हेडलाइंस महत्वपूर्ण होता है। सो वहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है। इवन डेमोक्रेट्स आएगा ना, 1-2 टर्म्स के लिए, कम से कम 10 साल के लिए इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो फिर मैं क्या ये मान लूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगले 5 साल 7 साल 10 साल के लिए गोल्ड की जो डिमांड है वो रहेगी, बिकॉज ये जो फैक्टर है, मेन फैक्टर है, वो ट्रस्ट का टूटना है। 100%। सो मेरे हिसाब से अगले डेकेड 10 से 15 साल तक सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदता ही रहेगा। अच्छा। एंड आज के जो रफ्तार है, जो स्पीड है, अराउंड 1,000 टन के आसपास सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। लास्ट 2023 से लेके 2025 तक 1,000 टन लगभग, मतलब थोड़ा 19-20 का फर्क है, हर साल 1,000 टन सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। ठीक है। एक साल टर्की ने ज़्यादा खरीद लिया, किसी एक साल इंडिया ने ज़्यादा खरीद लिया, ऐसा अलग अलग है, बट ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स कंबाइंड अराउंड 1,000 टन के आसपास खरीद रहे हैं। और मेरे को फॉर एग्जांपल 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स मेरे को मतलब जो 8,000 टन मेरे को खरीदना है, अगले मैं मान के चलता हूँ कि ये जो 10% डॉलर से गोल्ड में लेके आने के लिए 5 से 7 साल लगेगा, फिर भी ये 1,000-1,200 टन के आसपास तो खरीदना ही पड़ेगा। 10% मैं आज नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 7 साल के बाद बात कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी लार्ज इंस्टीट्यूशंस, लार्ज मनी, एक ओवरनाइट कुछ नहीं होता है यहाँ पे, राइट। तो उनको 10% कन्वर्ट करने के लिए 5 से 7 साल लग जाएगा। तो जैसे आपने बोला कि 60% अगर डॉलर में रिजर्व्स हैं, और आपने एस्टिमेट लिया कि चलो 10% भी अगर वो कम होके गोल्ड में आता है तो 50% हुआ वो, और बाकी गोल्ड में चला गया। तो क्या ये ट्रेंड और भी आगे जा सकता है कि मतलब जैसे क्योंकि जब ट्रस्ट ब्रेक हो ही रहा है डॉलर के ऊपर, और इसको एक बार ट्रस्ट टूटने के बाद उसको जोड़ना तो सदियों लग जाती हैं, तो ये 50% से फिर ये कंटिन्यू और भी आगे हो सकता है, 50 का 40 भी आ सकता है आने को, तो फिर आ सकता है 50 का 40 आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि हम जो मान के चल रहे हैं कि 7 साल लगेगा, 8 साल लगेगा, अगर कुछ इवेंट हो जाता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट, मतलब अभी तो रशिया यूक्रेन और इजराइल ईरान वाला माइनर लोकलाइज्ड इवेंट्स है, कि इसका जो इम्पैक्ट
एक्सपेंड नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल यूक्रेन वॉर पूरा यूरोप में आया नहीं है, वहीं पे लिमिट होकर रह इट्स गया, दो देशों लिमिटेड के दिस थिंग। और इजराइल पैलेस्टीना एंड इजराइल ईरान का जो ये है वो बहुत ही लोकलाइज्ड इवेंट रहा है कि बिकॉज एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं हुआ अभी तक। अगर कल कुछ ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे वाइडर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है देन ये रफ्तार और बढ़ेगा। वो तो 2-3 साल में मेरे को 10% कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज एवरीबडी नाउ ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ओन सर। बिकॉज आज एक देश को दूसरे देश के ऊपर कितना भी आप मतलब फ्रेंडली नेशन हो, वो एक टिंट ऑफ मिसट्रस्ट जो है, मिसट्रस्ट जो है वो है। सो आज फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा ही होगा कि इंडिया ने अपना गोल्ड जो लंदन में रखते थे उन लोग ने मंगा लिया है कि और इंडिया में रख रहे हैं। बिकॉज टुमारो मेरा गोल्ड, मैं गोल्ड को डॉलर का ऑल्टरनेटिव मान के चल रहा हूँ, और मेरा गोल्ड अगर अमेरिकन कंट्रोल्ड जगह पे है तो वो भी फ्रीज हो सकता है, कॉन्फिस्केट हो सकता है। इसकी वजह से जो भी मेरा गोल्ड है मेरे पास रख लो, राइट। सो आई थिंक दिस इज शोइंग दैट मिसट्रस्ट, राइट। एक्चुअली देयर इज नो ग्लोबल what you call unanimous trust. There is nothing called like that. Everybody is now seeing मेरा फ़ायदा क्या है, हर डील में मेरा फ़ायदा क्या है. If everybody is thinking like that, it will be extremely difficult for a globalized world. किशोर जी, आपने जैसे मिसट्रस्ट की बात करी और आपने ये भी बोला कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी तक तो लोकल रहा है, दो देशों के बीच में खटपट हो गई। अब चूंकि मिसट्रस्ट और भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं कि आज ये है और कल ये है, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानूंगा, मैं इस जैसे अभी इसका हुआ था जो ग्रीनलैंड का हुआ था, उसमें भी ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी उसने कि मैं तो आर्मी भेज रहा हूँ भाई, बड़ी मुश्किल से वो डिप्लोमेसी के थ्रू उन्होंने उनको रोका गया, राइट। तो ये कब तक रुकेगा? बिकॉज ये आज रुक गया, वो कल फिर से कोई ना कोई गड़बड़ होगी, तो इसके क्या चांसेस हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो सकता है? इसके क्या चांसेस हैं जियोपॉलिटिकली, आपको अगर देखो तो उसको? सी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया है उसका है कि कोई तो इंस्टीट्यूशन है जो इनको रोक सकता है। करेक्ट। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल काइंड ऑफ थिंग कि भाई थोड़ा उम्मीद जाग गया है कि कोई तो है इसको रोक सकते हैं। सो बट आई थिंक मेरे लेवल पे द काइंड ऑफ पोजीशन विच आई एम इन, मेरे को ये कहना मुश्किल होगा, ये कम्प्लीटली स्पेकुलेटिव होगा कि अगर मैं ट्रम्प का बिहेवियर को मैं जज कर पाऊँ या कभी रुकेगा। इट्स बियॉन्ड यू एंड मी, राइट। सो इट्स बियॉन्ड, इट्स अ वेरी वेरी लार्ज कैनवस, राइट। सो रादर दैन थिंकिंग दैट कि अगर वो ट्रम्प साहब क्या करेंगे वो उससे जज करने से कि मेरा फाइनेंसिस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, अगर ये मिसट्रस्ट एंड ग्लोबलाइज ब्रोकन वर्ल्ड जो बोलते हैं, ब्रोकन वर्ल्ड अगर गारंटीड है एटलीस्ट नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए, बिकॉज अगले 4 साल के लिए तो ट्रम्प साहब तो है ही है, अगले 3 साल तो है, उसके बाद भी 4-5 साल लगेगा, वापस कोई जोड़ने वाले आया तो जोड़ने के लिए भी, तो एक दशक के लिए आप ब्रोकन वर्ल्ड अगर मान के चलते हैं तो मेरा पोर्टफोलियो और मेरा इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम रादर देन कि व्हाट हैपेंस आउटसाइड। उसके ऊपर तो प्योरली स्पेकुलेटिव हो जाता है। तो उसी पे बात कर लेते हैं फिर किशोर जी, क्योंकि आपने बोला कि गोल्ड, पहले गोल्ड की ही बात करते हैं। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा सेंस आ रहा है ये डिस्कशन से जो हमने 10-15 मिनट में पिछले किया है कि इस हिसाब से तो गोल्ड की करेक्शन होना काफ़ी डिफ़िकल्ट दिख रहा है। थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम में अगर करेक्ट होता है तो वो एक अलग बात है, 5% हो गया फिर बढ़ गया, 10% हो गया फिर बढ़ गया, लेकिन इस तरह के हैवी करेक्शंस का गोल्ड का आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है आपके हिसाब से। तो क्या इसमें बाइंग करें फिर हम गोल्ड में? मतलब जब तक आप करेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब ट्रेंड तेजी का है, बीच में जो गिरावट आता है उसको करेक्शन बोलते हैं। जी। सो ट्रेंड का बदलाव तो नहीं आएगा। अच्छा। मतलब ट्रेंड रिवर्सल जो बोलते हैं, मतलब भाई ये तेजी खत्म हो चुका है, यहाँ से पीक बन गया, यहाँ से अभी फॉर मल्टी ईयर डाउनसाइड जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा। जैसा आपने बोला है कि 5-10% कभी भी करेक्शन कर सकते हैं। रिसेंटली भी जनवरी में भी हम लोग ने मतलब फरवरी फर्स्ट वीक में वगैरह हम लोग ने देखा है कि थोड़ा बहुत करेक्शंस आता है, बिकॉज ओवर हीटेड मार्केट्स होते हैं, पीपल विल बी हैविंग द स्पेकुलेटिव पोजीशंस, थोड़ा फ्रॉथ बिल्डअप हो जाता है, देन धीरे धीरे निकलता है। सो करेक्शंस आ सकता है, बट स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो बोलते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रेंड इज जनरली है ना, कोई भी कमोडिटीज़ के लिए जो साइकिल्स होते हैं, प्राइस साइकिल्स होते हैं 6 से 8 साल होता है, एंड गोल्ड में 8 से 12 साल भी होता है।
ठीक है। अगर आप पहले ही गोल्ड का अगर बुल ट्रेंड अगर देखेंगे तो 2004-5 से स्टार्ट हुआ था एंड 2012 तक चला था एंड देन 2012 के बाद जो है अगेन पिग्स क्राइसिस आए थे, जो यूरोपियन क्राइसिस आया था उसका लिक्विडिटी. सो देर आर टू प्लेसेस वेयर गोल्ड शाइन्स. वन इज की एक्सेस पैसा है ग्लोबली, या पैसा की कीमत नहीं है, मतलब एक्सेस लिक्विडिटी एंड लो कॉस्ट ऑफ मनी. इंटरेस्ट रेट कम है और एक्सेसिव लिक्विडिटी है. इसीलिए गोल्ड चलता है खराब टाइम पे. राइट. जब खराब टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स लो कर देते हैं, बिकॉज आपको डिमांड क्रिएट करना है तो सेंट्रल बैंक्स विल क्रिएट लोअर इंटरेस्ट रेट्स. एट द सेम टाइम सेंट्रल बैंक्स विल पुश लिक्विडिटी. इसीलिए लिक्विडिटी एंड लोअर इंटरेस्ट रेट रहेगा तो गोल्ड चलता है. दूसरा चीज़ है कि आपको पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, आपको कल क्या होने वाला मालूम नहीं है. अनसर्टेनिटी में आप एक पनाह चाहिए आपको, सेफ हेवन. तो सेफ हेवन जब सेफ्टी चाहिए, सो अगेन बिकॉज गोल्ड इज अ स्मॉल एसेट, मतलब 15-16 ट्रिलियन डॉलर का एसेट है टोटल जो गोल्ड अवेलेबल है. अच्छा. राइट. तो आप मतलब बॉन्ड मार्केट में जाएंगे, 300 ट्रिलियन डॉलर का बॉन्ड मार्केट होगा. इक्विटी मार्केट आप कंबाइंड ऑल द कंट्रीज कंबाइंड इक्विटी मार्केट 200-250 ट्रिलियन डॉलर का रहेगा. इट्स मैसिव मार्केट्स. सो गोल्ड कैन नॉट एब्जॉर्ब दैट काइंड ऑफ मनी, बट इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विल कम. ये इसका बीटा हायर रहता है. करेक्ट. राइट. सो एवरी 100 टन्स एडिशनल डिमांड जो क्रिएट होता है ना, वो आपको $200-250 का प्राइस बढ़ा देता है. अच्छा. ओके. ये अगर थोड़ी सी भी इंक्रीमेंटल डिमांड पे जो प्राइस बढ़ रहा है, अब एज एन इन्वेस्टर मैं कैसे डिसाइड करूं कि किस प्राइस पे. सो 2-3 तरीके हो सकते हैं. एक तो मैं बोलूं कि यार मैं गोल्ड SIP में खरीदूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या प्राइस रहेगी. एक तरीका वो हो सकता है. दूसरा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा देखना है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई गोल्ड, जैसे हम स्टॉक्स में तो फिर भी एक वैल्यूएशन कर लेते हैं, पी रेशो देखा, पेग रेशो देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी. ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है वैल्यूएशन सस्ते हैं, चाहे वो गलत है डिसीजन चाहे सही है. गोल्ड में मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये प्राइस अच्छा प्राइस है और ये प्राइस अच्छा प्राइस नहीं है, मतलब ये सेलिंग वाला है, ये बाइंग वाला, वो कैसे कर सकते हैं? फॉर्चुनेटली हम इंडिया में बैठे हैं तो मैं किसी को गोल्ड खरीदने का कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है. लोग वैसे ही खरीद रहे हैं. राइट. बट एक चीज़ है कि मैं ये सारे जो आप इन्वेस्टर्स बोलिए जो भी है, इनको मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ. वन इज़ इन्वेस्टर, जो प्रॉपर इन्वेस्टर है. तो इन्वेस्टर है फॉर एग्जांपल एक्विटी मार्केट में उनको उनका सेविंग्स डालना है. जनरली वो एक म्यूचुअल फंड ले लेगा, अच्छा म्यूचुअल फंड है, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ले लेंगे, या 2-4-5 अच्छे कंपनी सेलेक्ट करके उन लोग पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, नॉट इन द प्राइस. ठीक है. सो जैसा हमारा रामदेव जी बोलते हैं कि आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं. आप अच्छे कंपनीज सेलेक्ट कीजिए एंड आप जस्ट बी विद देम एंड कंटिन्यू द जर्नी सो दैट दे गिव यू मनी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स वेयर द इन्वेस्टर्स आर. अगर नहीं आपको समझ में नहीं आता है तो अच्छा म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, सिंपल सी बात है. सो उनको मैं बोलता हूँ कि आप गोल्ड के लिए अगेन, बिकॉज आप इक्विटी में भी आपको भी कभी भी आप प्राइस नहीं देखते हैं. आप इन्वेस्टमेंट का, मेरे पास 10 लाख रुपए है, उसमें से मैं 5 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, तो आपने डिसाइड किया 5 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करने का. सो देन यू आर नॉट इवन टाइमिंग द मार्केट. सो सिमिलरली आपको 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, मतलब आपका जो इन्वेस्टेबल सरप्लस जो है उसमें से 15%, 20% आप गोल्ड में आप कभी भी डाल सकते हैं. 15% इज ए जनरली एक बैक ऑफ द थंब कैलकुलेशन है कि भाई 15% आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन रहेगा तो इट्स अ गुड एसेट. राइट. सो आप कभी भी खरीद सकते हैं. उसके लिए आपको प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज कि मैं गोल्ड का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ. सो आपको ऊपर नीचे जो भी होता रहता है आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. सो गोल्ड का तरीका है जो है, मैं ETF ले लिया है, या जैसा पहले तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होते थे, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीके थे, और आपने फिजिकल बार ले लिया, कॉइन ले लिया, रख लिया. उसको आपको प्राइस से कोई मतलब नहीं है, बट आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का कंपोनेंट से मतलब है. आप 5% रखना चाहता है तो 15% रखना चाहता है, 25% रखना चाहते हैं. ये 5, 15, 25 डिपेंड्स ऑन हाउ कॉन्फिडेंट ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट. मुझे पूरा मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, इक्विटी मार्केट्स आर गोइंग टू बी बूमिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू कैन हैव लेसर गोल्ड एलोकेशन. बट आपको अनसर्टेनिटी है, जैसा अभी करंट हालात है
कि भाई फ्यूचर कैसा होगा समझ में नहीं आ रहा है, देयर इज़ AI रेवोल्यूशन, लॉट ऑफ जॉब लॉसेज आर गोइंग टू हैपन एक्सेट्रा। सो आपको जब डाउट आता है, अनसर्टेनिटी है, आप इसका इंक्रीमेंट, आपका जो पोर्शन है वो आप 15-20%, 25% तक भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। दूसरा है ट्रेडर, जो है टाइम करने की कोशिश करते हैं। अगेन गलत नहीं है, बट उनका स्किल अलग होता है, इन्वेस्टर का स्किल अलग होता है। सो जब भी आप टाइम करने की कोशिश करते हैं गोल्ड को, एनी कमोडिटी फॉर दैट मैटर, कमोडिटी का जो ये होता है ना, फंडामेंटल्स डोंट चेंज, अच्छा, जनरली डोंट चेंज। फॉर एग्जांपल 4000 टन के आसपास का जो गोल्ड का प्रोडक्शन है, या मतलब 2300-2500 टन के आसपास का माइन प्रोडक्शन है, लास्ट 10 साल से भी उतना ही है। हार्डली 1-2% प्लस माइनस होता है, डिपेंडिंग, कोई माइन बंद हो गया, कोई माइन का कुछ एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा जो इवेंट्स होते हैं उसके वजह से। अदरवाइज देयर इज़ नो न्यू माइन विच इज़ बीन डिस्कवर्ड ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, एंड कोई पुराना माइन ऐसा बंद हुआ है कभी कुछ नहीं हुआ। सो आपका सप्लाई में तो कोई बदलाव ही नहीं है, चेंज नहीं है, ओके। सो देयर इज़ नो फंडामेंटल चेंज इन दैट। देन आता है डिमांड साइड। डिमांड साइड में आपको एक होता है इंडस्ट्रियल डिमांड, विच इज़ मोर और लेस अगेन कंसिस्टेंट। अगर ब्रॉडर इकोनॉमी थोड़ा बढ़ जाता है तो इंडस्ट्रियल डिमांड हल्का सा बढ़ जाता है, उसमें गोल्ड बहुत छोटा कंपोनेंट होता है। एंड सेकंड इज़ दैट सेंट्रल बैंक डिमांड, जो हम मान रहे हैं कि 1000-1200 टन तो उनका रेगुलर रहने वाला है। देन थर्ड इज़ दैट द लास्ट रिटेल स्मॉल क्लाइंट्स का डिमांड जो आता है, वो अच्छे टाइम में, मतलब अभी जो दीज आर लाइक पीपल यूफोरिक बायर्स होते हैं, भाई चलने के टाइम, तेज़ी के टाइम पे लोग ज़्यादा चढ़ जाते हैं, मंदी के टाइम में जल्दी निकल जाते हैं। सो दे एक्चुअली क्रिएट दिस बीटा, राइट, द मूवमेंट, राइट। दीज आर मोरली सेंटिमेंटल और हेडलाइन ट्रेडर्स है, जो आज का न्यूज़ आ गया सडनली इन लोग ने गोल्ड में तेज़ी मंदी कर रहे हैं, जो भी है। सो दिस इज़ वेयर टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो कम्स इन टू प्ले। थोड़ा बहुत आपको, बिकॉज आपको क्राउड बिहेवियर समझना है। क्राउड बिहेवियर कहाँ पे समझ में आता है? आपको चार्ट्स पे समझ में आता है। अच्छा, आपको वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं, आपने बेसिक जो क्वांट एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई हाउ द पोजीशंस आर बीन बिल्ट, आप डेरिवेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कौन सा कॉल्स और पुट्स में जहाँ पे ज़्यादा लोग ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, राइट। सो दैट्स वेयर योर टेक्निकल एंड क्वांट एनालिसिस का जो है, हम जो यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप टाइम करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो स्टिल आई एम नॉट सेइंग दैट कि इवन एट आवर लेवल हम जी टाइम करने की कोशिश करते हैं, 100% हम भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, राइट। हम भी भगवान नहीं है। तो क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड डिसिप्लिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स और एनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यू हैव टू मेक अ सेट ऑफ रूल्स फॉर योर सेल्फ। भाई मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं पर ट्रेड इतना रिस्क लेना चाहता हूँ, एंड देन आई स्टिक टू दोज रूल्स। इफ़ यू स्टिक टू दोज रूल्स, यू विल बी अ गुड ट्रेडर। इफ़ यू डोंट हैव डिसिप्लिन, यू विल बी अ बैड ट्रेडर, एज सिंपल एज दैट। सो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर गोल्ड में आप ट्रेडर, मतलब ऐसा है कि भाई थोड़ा डाला और पैसा बनाया और निकले, तो उस केस में फंडामेंटल्स तो कुछ देख ही नहीं सकते, क्या ही देखोगे, जरूरत नहीं है। तो आप चार्ट्स को पढ़ो, yes. और जैसे आप मे बी स्टॉक्स में वॉल्यूम एनालिसिस करते हो, प्राइस एनालिसिस करते हो, इंडिकेटर्स लगाते हो, एग्जैक्टली वैसे ही लगाओ, एग्जैक्टली। मतलब कोई अलग नहीं है इसमें कोई ऐसी चीज। एंड हाँ, एंड ये मान लो कि स्टॉक चार्ट से कमोडिटी चार्ट बहुत स्मूथ रहता है। स्मूथ यानी मतलब? स्मूथ इन द सेंस यू विल नॉट हैव नॉइज। स्टॉक्स में बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। अच्छा, कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आपको 5-6%, 10% का मूवमेंट इन ए सिंगल डे रेगुलर है। कमोडिटीज में बहुत रेयर होता है। अच्छा, कमोडिटीज में जनरली आप गोल्ड का है ना, 1-1.5% का दिन का मूवमेंट होता है। ये अगर ऑफ लेट लास्ट फ्यू वीक्स अगर आप हटा देंगे तो गोल्ड का चार्ट एक स्ट्रक्चरली सीमलेस, प्रेडिक्टेबिलिटी बेटर आ जाता है। लेकिन अभी तो जिस हिसाब से हो रहा है ना, वो तो काफी तेजी से मूव, जैसे जनवरी में था। सो आप जनवरी एक नॉइस है। अच्छा, वो नॉइस को हटाना पड़ता है। इफ यू आर अ गुड टेक्निकल एनालिस्ट, आप यू नो हाउ टू रिमूव दिस नॉइस फ्रॉम द मार्केट। ओके, आई सी व्हाट यू। या अच्छा, तो इसमें भी सारे एवरेजेस वगैरह हैं, मूविंग एवरेजेस वगैरह सारे वो लगा के, और टेक्निकल एनालिसिस। एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस बीन इन्वेंटेड इन कमोडिटीज। एक्चुअली अगर आप जापानीज कैंडलस्टिक्स अगर आप देखा है, तो जापानीज कैंडलस्टिक्स होते हैं। जापानीज कैंडलस्टिक्स वाज इन्वेंटेड व्हाइल राइस ट्रेडिंग इन जापान। अच्छा, ओके। एंड सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डेरिवेटिव्स है, बेसिकली कमोडिटीज है। राइट, ठीक है, समझा मैं। तो गोल्ड को टाइम करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस मुझे देखना पड़ेगा, और ट्रेडर वाली मेंटालिटी फिर वहाँ पे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि भाई स्टॉप लॉस मेरा इतना है वगैरह वगैरह। मैं अगर प्राइस पॉइंट के बारे में बात करूँ, आपने भी तो एनालिसिस करा होगा, टीम ने करा होगा,
तो आपके क्या, मैं सिल्वर पे भी आऊँगा क्योंकि सिल्वर पे आपके प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट गए थे। मैं न्यूज़ में पढ़ता था कि इतना टारगेट आया है मोतीलाल ओसवाल से वगैरह वगैरह, मैंने देखा था काफ़ी, और वो इनफैक्ट सिल्वर ने उससे ज़्यादा दिया, फिर वो गिर गई वगैरह वगैरह, उस पर आते हैं अभी। लेकिन गोल्ड में आपके, अभी मेरे को आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं, अगर आपके पास कुछ प्रेडिक्शंस हैं तो। एक तो 2026 के एंड तक का क्या आपको लग रहा है गोल्ड में, विच इज स्लाइटली शॉर्टर टर्म, फिर एक मिड टर्म मान के चलें 2029-30, 3-4 साल की, 5 साल की दूरी, एंड देन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें 2035-40 वाला, जिससे कि तीनों इन्वेस्टर्स अगर हैं कोई तो वो इसको देखें कि भाई कैसा आपका प्राइस कहाँ लग रहा है। तो 2026 में किस तरह का प्राइस आप लग रहा है गोल्ड टच कर सकता है? 2026 में जो अभी डॉलर टर्म्स में अगर देखेगा तो $5,000 के आसपास चल रहा है, एंड $6,000-6,500 विच इज़ रफली अराउंड 20% यहाँ से आपको अपसाइड देख सकते हैं, राइट। एंड मेरे हिसाब से अप्रैल एंड मई के आसपास तक आपको इसको बॉटम आउट हो जाएगा। अप्रैल में ऑफ नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर बॉटम आउट हो जाएगा, बिकॉज मोर और लेस आपको जो शॉर्ट टर्म नॉइस जो है एक बार के लिए निकल जाएगा। अच्छा, जहाँ तक आपने मीडियम टर्म जो है कि इधर 2030 तक भी, 2028-30 तक अगर देखें तो 2030 तक मेरे हिसाब से एनीवेयर क्लोज टू अराउंड $7,500-8,000 चलना चाहिए। सो $8,000 आप इंडियन मार्केट में अगर देखें तो आपको 275-3 lakhs के आसपास 10 ग्राम का प्राइस आपको आ जाएगा। अच्छा, राइट। सो अगेन इंडियन रुपी भी थोड़ा डिप्रिशिएट होता है, बिकॉज जनरली वी आर अ डिप्रिशिएटिंग करेंसी, बिकॉज एमर्जिंग मार्केट है, हमारा इन्फ्लेशन स्लाइटली हायर रहता है, तो जनरली हमारे लॉन्ग टर्म में डिप्रिशिएटिंग करेंसी रहता है। तो आप 2030 तक आप पकड़ के चलिए कि 100 के ऊपर चले जाता है डॉलर, एंड देन मतलब $7,000-8,000 के आसपास चले जाते हैं। बिकॉज जो मेरा कैलकुलेशन है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बिकॉज आपको ना टेक्निकल्स पे ना न्यूज़ पे आप एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, आप ये नहीं प्रोजेक्ट कर सकते भाई 2030 में क्या होने वाला है। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने किया था, वन इज़ दैट, जो मैंने बोला है कि अगर 7 साल में 10% सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में डाइवर्ट करना चाहता हूँ गोल्ड में, तो मेरे को 8,000 टन का जो गोल्ड, 8,500 टन 8,000 टन का गोल्ड जो चाहिए, उतना मार्केट से सेंट्रल बैंक्स खरीदते रहेंगे, तो हाउ मच प्राइस इम्पैक्ट इट विल हैव, राइट। सो जनरली 1.65 का बीटा रहता है जिसका, जो 1.65 टाइम्स, जो मैंने बोला है कि अगर हर 100 टन एडिशनल डिमांड के लिए $200 से $250 का जो प्राइस मूवमेंट होता है। सो इफ़ आई एम एबल टू क्रिएट दैट कि भाई यहाँ से मेरे को 8,000 टन मेरे को 7 साल में लेना है, तो 1,200 टन के आसपास का मेरे को हर साल सेंट्रल बैंक खरीदना पड़ता है। तो हाउ मच एडिशनल प्रेशर दैट विल क्रिएट ऑन प्राइस, right? If you put that into an Excel sheet and calculate, that will take me to around $7,500-8,000. Right. This is where I'm doing a logical conclusion. ये मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू अराइव हुआ है, कि अदरवाइज आप कुछ भी नंबर बोल देंगे भाई 5 साल के बाद देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ स्पेशली इन्वेस्टर्स को, आप 7,500 होगा, 10,000 होगा, 5,000 होगा, वो देख के आप इन्वेस्टमेंट मत करो। गोल्ड का एक रोल है, गोल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट्स का इंश्योरेंस है, आपका पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है गोल्ड। एंड लकीली इंडिया में मोस्ट ऑफ अस ओन गोल्ड विदाउट इवन नोइंग दैट एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब आदत है, हमें हैबिट हो गई है वो। हाँ, मतलब अपना पुरखों का गोल्ड है, ज्वेलरी है, घर पे पड़ा हुआ है, राइट। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। बट मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ, बिकॉज जब तक आप बेचने का परमिशन नहीं है आपके पास, वो एसेट हो ही नहीं सकता है, राइट। मतलब प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे हो ऑफिस पे, नहीं कर पाएंगे ना, तो आप घर वाले आपका बेचने नहीं देंगे गोल्ड, राइट। गोल्ड इज द लास्ट एसेट, करेक्ट है, राइट। उसमें भी पहले तो लोग गिरवी दे देते थे, बेचते नहीं थे भाई, मानो पैसे की भी जरूरत हुई। हाँ, बेचते तो कभी भी नहीं है, बिकॉज ये है कि अगर इंडिया में कोई गोल्ड बेचने के लिए जा रहा है, उसका मतलब कि इनका जो आखिरी बैंक्रप्सी वाला केस हो गया ना, तो इसीलिए वो जो सेंटिमेंटल वैल्यू है उसके वजह से उसको मैं एसेट में नहीं गिनता हूँ, बिकॉज आपका प्रॉफिट कभी बुक हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
जब हो ही नहीं सकता तो वो एसेट नहीं हो सकता है ना, दैट्स ठीक है, हेयरलूम प्रॉपर्टी है वो, ऐसा है। बट अगर आप कॉइन्स में या जो बेचने के लिए आप रखते हैं, बिकॉज दैट्स वे SIP आप ETF जैसा खरीदते हैं, आपको सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यू कम रहता है, आप कभी भी बुकिंग कर सकते हैं इसको, देन इट्स एन एसेट। देन आपको जो डाइवर्सिफिकेशन है, आपको 5% रखना है, 15% रख, किसी का बोल सकते हैं यार मेरे पास जो फिजिकल गोल्ड है घर पे बहुत ज़्यादा है तो मैं कम रखूँगा, कोई बात नहीं। भाई मेरे पास नया जनरेशन है तो उनके पास गोल्ड कम है, लेट्स से, देन दे कैन एक्चुअली इंक्रीज द पोर्शन ऑफ दिस। सो यू लुक एट इट एज अ पोर्टफोलियो कंपोनेंट। आप $7,000 होगा करके आप इन्वेस्ट मत करो, ठीक है, नहीं होगा ना तो भी गोल्ड आपको एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है, उसका रोल वो है पोर्टफोलियो में। आप ट्रेडर है, आप डेफिनेटली आप मार्केट को टाइम करो, जब भी आपको 5-10% गिरता है, गोल्ड इज एन एक्सेलेंट बाय। राइट। जो 2030 का आप बोल रहे हो कि प्राइस का आपका 8,000 7,500 के ऊपर वाला, जो मतलब 2,75, अगर मैं इंडिया की टर्मिनोलॉजी में बात करूँ, 2,75,000 या 3 तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब आने वाले समय में जिसको फिजिकल गोल्ड खरीदना है उसके लिए तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। जैसे हम लोग शादियों में, वेडिंग्स में यूज़ करते हैं गोल्ड को, चाहे लड़कियां हो गई चाहे लड़के हो गए, तो क्या मतलब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा फिर गोल्ड? मेरा क्वेश्चन आम आदमी का पहुंच के अंदर रहने का मतलब ऐसा कोई बहुत सारे चीज़ है कि आप बोलेंगे कि भाई बाहर हो गया है। हाँ, सो अभी मैं एक्चुअली इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले मैं चाइना में था, शंघाई में था, एंड हम देख रहे थे ऐसा ज्वेलरी शॉप्स के बाहर ऐसा लाइन खड़े हुए थे, मतलब उन लोग लाइन मैनेजर्स लगा के दे वर कंट्रोलिंग द क्राउड खरीदने के लिए ज्वेलरी स्टोर्स के बाहर एक्चुअली, राइट। सो न्यू ईयर, जो चाइनीज़ न्यू ईयर था, सो चाइनीज़ न्यू ईयर जैसा हमारे अक्षय तृतीया होता है, उन लोग भी वहाँ पे एक सेंटिमेंटल परचेजिंग होता है, करते हैं वो लोग भी। हाँ करते हैं, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ कल्चर में भी। अच्छा हो गया, नहीं मालूम। सो 2 सबसे बड़ा जो कंट्रीज हैं, जो पॉपुलेटेड कंट्रीज है, उनको सेंटिमेंटली गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बाइंग रहने वाला है। ठीक है। दूसरा है, मैंने वहाँ पे एक देखा है कि सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड प्लेटेड एक ज्वेलरी बिक रहे हैं, काफ़ी स्टोर्स हैं, वेरी नाइसली मेड। सो प्रॉबली धीरे धीरे हमको भी शायद ऐसा ज्वेलरी खरीदना पड़ेगा कि भाई अंदर सिल्वर है, ऊपर हम गोल्ड लगा के रखा है। सो गोल्ड महंगा नहीं होना चाहिए, बिकॉज किसी मतलब लोगों को, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लॉजिक नहीं है। वो तो मैं समझा। सो देर विल बी पीपल विल बी फाइंडिंग न्यू वेज। अभी फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम 22 कैरेट खरीदते थे, करेक्ट, अभी धीरे धीरे 18 कैरेट का आदत हो रहा है, धीरे धीरे 16 में भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो 10 ग्राम खरीद सकता था वो फिर 1 ग्राम खरीदेगा। हाँ, लेकिन खरीदेगा तो सही, चाहे वो किसी प्राइस पे खरीदेगा सही है। गोल्ड में सट्टेबाजी है या नहीं, और है तो कितने लेवल की है, एंड इसको चांदी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कैसा दिखता है? ये सट्टेबाजी का डेफिनेशन मुझे पता नहीं है। अच्छा। मतलब अगर मैं कोई चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एक्सपेक्ट कि इन्फोसिस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, इसके वजह से खरीद रहा हूँ, ये सट्टेबाजी का डेफिनेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं। राइट। सो कोई भी एसेट खरीदते हैं, वो घर खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, उनका मन में तो ये रहेगा ये एसेट अप्रिशिएट होने वाला है। ठीक है। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको पता है कि ये डिप्रिशिएट होने वाला है, राइट। सो एसेट क्लास वर्सेस अ कंजम्पशन आइटम का, दोनों का आपको फ़र्क है। सो एनी एसेट क्लास जो लोग खरीदते हैं, वो खरीदते हैं इधर 2 घंटे में ऊपर जाएगा, या 2 दिन में ऊपर जाएगा, 2 साल में ऊपर जाएगा, या 2 दशक में ऊपर जा सकता है। तो उसका आइडिया तो ऊपर ही जाने का है। ठीक है। सो स्पेक्युलेटिव इज लाइक इफ यू टाइम इट, लाइक इफ यू से दैट कि इज इट अ शॉर्ट टर्म बायर ज़्यादा आ गया। हाँ, वही मेरा सट्टेबाजी से मतलब ये कि अचानक शॉर्ट से टर्म बायर्स आ गया कि भाई क्या होता है कि आपको गोल्ड खरीदना था, आपको पता था कि गोल्ड ऊपर जाएगा जी, राइट। आपने खरीदा नहीं है, आप बोला कि यार बहुत महंगा हो गया, आप वेट कर रहे हैं और महंगा हो गया, और वेट किया और महंगा हो गया। अब वो आखिरी में जो आता है कि जो फोमो आता है कि अब तो लेना ही पड़ेगा मुझे, अब तो लेना ही पड़ेगा। हाँ। वो आखिरी जो दशा में जो लोग आते हैं, उन लोग एक्चुअली क्या है, उनको बहुत टाइम से खरीदना तो मिस हो गया, और लास्ट में जो मतलब चलते गाड़ी में बैठ रहे हैं, राइट। सो काफ़ी लोग उसमें रह भी जाते हैं, बिकॉज अभी फंस गया तो एक बार रहने दो उसको लॉन्ग टर्म के लिए। काफ़ी लोग शॉर्ट टर्म में जो बुक कर लेते हैं। सो तरीका जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ETF लिया है,
तो आपको कोई आके पैसा मांगने वाला नहीं है, तो आप पड़े रहने देते हैं। ठीक है। आपने डेरिवेटिव्स खरीदा है, राइट, तो देन तो आपको रोज रोज का जो उसका लॉस भरना पड़ता है, तो आप शायद जो साइकोलॉजिकली आप लॉस भरने जा रहे हैं, रोज रोज आपका कैश फ्लो हो रहा है, देन आप निकल जाते हैं, तो आपका लॉस बुक हो गया, भाई मेरा पैसा लग गया। जो ETF वाले शायद 2 साल बैठने के बाद उसको लगेगा नहीं नहीं वो तो सही इन्वेस्टमेंट था, राइट। इट्स ऑल अ प्ले ऑफ टाइमिंग, राइट। सो दैट्स वाई मैं बार बार मैं वही इंसिस्ट कर रहा हूँ, आप टाइमिंग मत करो, आप पोर्टफोलियो इंश्योरेंस करो। ठीक है। और गोल्ड में आप ETFs को ही बेस्ट मानेंगे अभी इन्वेस्ट करने के लिए, या कुछ और तरीके हैं? मतलब सिंपलेस्ट एंड मोस्ट रेगुलेटेड वे में अगर करना है तो ETF है, राइट। एंड सेकंड बेस्ट इज कॉइन्स एंड बार्स, आप जो ऐसा भी घर पे खरीद के रख सकते हैं या लॉकर पे रख सकते हैं वगैरह वगैरह, जिसमें आपका कोई मतलब ये दोनों में आप देयर इज नथिंग कैन गो रॉन्ग, राइट। ओके, ठीक है। चांदी पे बात करते हैं अभी। तो चांदी कैसे आप उसको अलग देखते हैं गोल्ड से? क्या आपको लगता है कि दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है? या चांदी प्रेशियस मेटल नहीं है। ओके। सो इन माई मतलब इन द ओल्डन डेज अगर 10-15 साल पहले जाते थे तो देन इट वॉज पार्ट ऑफ प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, राइट। सो गोल्ड और सिल्वर कजिन ब्रदर्स के जैसा चलते हैं। भाई सिल्वर गोल्ड के पीछे पीछे चलता है, कभी कभार थोड़ा आगे चल जाता है, एंड जब गिरता है तो वो भी पीछे आ जाता है। सो दिस इज हाई बीटा कजिन है। अच्छा। उसका बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 15 ईयर्स इसका रोल चेंज होता गया, एंड सिल्वर का थोड़ा अगर पीछे चले जाते हैं कि भाई इनिशियली सिल्वर क्या था। इनिशियली सिल्वर वाज फोटोग्राफिक फिल्म में यूज़ होता था, जब ये वो कैमरा का रील्स वाला कैमरा चलता था 80s में 70s में, दैट्स वेयर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर वाज फोटोग्राफिक फिल्म। देन आपका जो मिरर्स होते हैं, मिरर के पीछे जो कोटिंग होता है वो सिल्वर का कोटिंग होता है, दैट्स वेयर द मिरर comes into play. So these were large users. धीरे धीरे बिकॉज फोटोग्राफिक फिल्म खत्म हो गया, डिजिटल फोटोग्राफी आ गया, सो सिल्वर कोलैप्स्ड एंड इट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, राइट। उसके बाद उसका एग्जिस्टेंस का इशू है, बिकॉज सिल्वर कभी भी है ना बहुत ही कम, वेरी वेरी रेयरली यू विल फाइंड अ सिल्वर माइन। अच्छा, गोल्ड से भी ज़्यादा कम होती है इसकी माइन? हाँ, सिल्वर का अलग नहीं होता है। सिल्वर आपको अदर माइनिंग से आता है। जिंक का माइनिंग में सिल्वर मिलता है, आपको निकल का माइनिंग में सिल्वर मिलता है, लेड का माइनिंग में सिल्वर मिलता है। दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अदर मेटल्स। ओके। सो इंडिया में सबसे बड़ा जो सिल्वर प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान जिंक है। सो हिंदुस्तान जिंक को जिंक प्रोड्यूस करते करते उसका जो मिट्टी स्मेल्टिंग कर रहे हैं साइड में आपको सिल्वर भी निकलता है। अच्छा। सो इट्स अ बाई प्रोडक्ट, इट्स देयर इज नो सिल्वर माइन दैट वे। सो व्हेन इट इज़ बाई प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्शन है ना उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। इफ़ हिंदुस्तान जिंक टुमारो वांट्स मोर सिल्वर, दे हैव टू प्रोड्यूस मोर जिंक। हाँ, क्योंकि प्राइमरी वो नहीं है। प्राइमरी तो वो है ना, राइट। आप जिंक प्रोड्यूस करते करते सिल्वर आप प्रोड्यूस कर ही रहे हैं ऑटोमेटिकली, बट सिल्वर का डिमांड नहीं था, तो सिल्वर का प्राइसेस वर वेरी अंडर वैल्यूड फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, टिल द टाइम द ऑल्टरनेट यूजर्स वर नॉट दैट हायर, बिकॉज उस टाइम पे सोलर सेल और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का तो बहुत टाइम पहले, मतलब 60s में इन्वेंट किया था या उससे पहले इन्वेंट किया था कि सोलर से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बट सोलर सेल का जो यूटिलाइजेशन है, जो और हायर यूटिलाइजेशन है, वो 2005-2010 के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, पीपल स्टार्टेड हैविंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, रेन्यूएबल्स के ऊपर ESG कॉन्सेप्ट्स आए थे। So people started using green power, and green power का अहमियत, and government started giving subsidies for producing green power. तो जहाँ पे solar आया, and especially last few years, especially last 5-10 years, आप देखे होंगे इंडिया भी बहुत सारे सब्सिडीज़ एंड कैपिटल इन्फ्यूजन्स एंकरेजमेंट दिया है कि सोलर पावर प्लांट्स करने के लिए, बिकॉज हमको क्रूड ऑयल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने का। जो कंट्रीज फॉसिल फ्यूल्स का इम्पोर्टर्स है उन लोगों को रिन्यूएबल्स पसंद है, जिनके पास खुद का फॉसिल फ्यूल है उनको रिन्यूएबल्स पसंद है। इट्स नेचुरल इकोनॉमिकल डिसीजन है, राइट। तो हम और चाइना दोनों ने काफ़ी हद तक, और चाइना अपने से 10 कदम आगे है उसमें। सो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ देयर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ग्रिड एंड द रिन्यूएबल एनर्जी। सो चाइना ने मैसिव सोलर पैनल्स प्रोड्यूस करने लग गया। सोलर पैनल्स में मोर और लेस आपका सिमिलर टेक्नोलॉजी है। लेट्स से जो फोटोग्राफिक फिल्म में जो सिल्वर का जो रोल था कि व्हेन लाइट फोटॉन्स हिट्स दैट
फिल्म जो उसका जो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है विच इज़ कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल्स जो है बेसिकली पीवी सेल्स of the solar is also same कि it's a photovoltaic cell right so same component so you have to have silver in solar panel it's applied through a paste so paste का जो application है around 20-25 ग्राम का सिल्वर एक सोलर पैनल में यूज़ होता था धीरे धीरे उसका टेक्नोलॉजी बढ़ता है यू कांट रिप्लेस सिल्वर बट जो कोटिंग है वो पतला कर सकता है ओके राइट सो आप करते करते अभी 10-15 ग्राम में आ गया 25 ग्राम से 15 ग्राम सिल्वर में यू कैन मेक ए सिल्वर पैनल इजीली राइट सो बट इसके नीचे नहीं जा सकते मिनिमम पे आ गया सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट इज थ्रिफ्टिंग कि भाई बिकॉज प्राइस बढ़ गया तो द कंपनीज विल ट्राई टू लुक फॉर ऑल्टरनेट्स या रिड्यूस द यूज ऑफ द मटेरियल बिकॉज उनका कॉस्ट बढ़ रहा है सो आई थिंक वहाँ पे आ गया कि जहाँ पे उनका थिनेस्ट कोटिंग आप बना रहे हैं राइट बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो सोलर पैनल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 2030 तक यहाँ से 3 गुना होने वाला है 3 टाइम्स सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन 2030 आपका 25 ग्राम वाला 15 ग्राम हो गया बट द नंबर ऑफ सोलर पैनल्स इज प्रोड्यूस्ड इज गोइंग टू बी ट्रिपल बाय 2030 राइट सो द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड फॉर दैट इज ह्यूमंगस उसके साथ साथ सिल्वर यूज होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मोबाइल फ़ोन में सर्किटरी है लैपटॉप्स है ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज अ लॉट ऑफ सिल्वर इन द सर्किट बोर्ड्स बिकॉज अगेन बेस्ट कंडक्टर है इससे बेटर गोल्ड है बट गोल्ड इवन महंगा है तो सिल्वर इज़ अ बेटर वन देन थर्ड इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज है जहाँ पे बैटरीज है देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल यूसेज आ गया सिल्वर का टुडे 59% ऑफ सिल्वर गोस इनटू इंडस्ट्रियल यूज राइट सो बेसिकली ये प्रेशियस मेटल्स नहीं रहा राइट एंड अगर आप लास्ट 4 साल का अगर देखें तो 4 साल पहले ग्लोबली जो जितना सिल्वर अवेलेबल था जो हम लोग स्टॉक्स मॉनिटर करते हैं जब भी हम कमोडिटीज एनालाइज करते हैं स्टॉक्स मॉनिटर करते हैं भाई चिकागो में एक्सचेंज का वेयर हाउस में कितना सिल्वर पड़ा हुआ है शंघाई में कितना पड़ा हुआ है MCX में कितना पड़ा हुआ है सो एक ग्लोबली एक्सचेंजेस का इन्वेंट्रीज पब्लिश्ड है नंबर्स ओके राइट कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है सो लगभग अराउंड 1,40,000 टन के आसपास का सिल्वर पड़ा था 4-5 साल पहले का जो एक्सचेंज वेयर हाउस का जो सिल्वर है जो अभी जो है मैंने ये मंथ का नहीं देखा है पिछले मंथ का अगर लगभग अराउंड 36,000-37,000 टन के आसपास आ गया सो मोर देन 1 लाख टन्स इन्वेंट्री कंज्यूम हो चुका है राइट क्यों हुआ बिकॉज लगभग लास्ट 5 years से द टोटल डिमांड ऑफ सिल्वर हैज़ बीन हायर दैन द टोटल सिल्वर इट इज़ प्रोड्यूस्ड तो डिमांड सप्लाई गैप है सो जब भी डिमांड सप्लाई गैप होता है आप कहाँ से कंज्यूम करते हैं इन्वेंट्री से कंज्यूम कर देते हैं तो इन्वेंट्री जैसा जैसा ख़त्म होते जाएगा धीरे धीरे उसका वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ता है लास्ट में जब भी आपको आखिरी टन बचा हुआ है तो आप उसका वैल्यूएशन कोई लॉजिकली नहीं होता है जिसको जितना ज़रूरत है उस हिसाब से वो प्राइस दे देगा उसका राइट सो एज वी कम टूवर्ड्स दिस थिंग कि भाई अभी मतलब 35-40 हज़ार टन के आसपास आ गया है सो द पीपल हु वांट सिल्वर वो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द लास्ट थिंग कि एवरीबडी वांट्स टू होल्ड सिल्वर नाउ सो चाइना ने अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया सिल्वर के ऊपर सो चाइना डजंट वांट टू लूज सिल्वर बिकॉज सिल्वर इज की फॉर ईवीज एंड बैटरीज करेक्ट सो इफ मैं आज एक्सपोर्ट कर दूं कल मुझे ही चाहिए तो वापस मेरे को कौन देगा एंड टुमारो टुडे इट्स अ ब्रोकन वर्ल्ड मेरा ट्रेड टाइप्स भी नहीं है those are all broken so everyone wants to protect their own silver so it becomes extremely highly valuable commodity ये हुआ था बट ये हुआ था जो हमारे प्रेडिक्शन था अराउंड $95 तक जाना चाहिए रफली 3,20,000 का टारगेट था उसके ऊपर तो हमारे भी समझ के बाहर था जब ये 4 लाख वो तो मैंने काफ़ी टाइम बोला भी था उसके ऊपर तो हमारे भी समझ के बाहर था बट 95 इज़ ए वेरी फेयर वैल्यू आज भी $90 पे है करेक्शन तो गया नीचे $68-69 तक गया अभी वापस लास्ट फ्यू डेज में ऊपर आ गया $90 में है जो भी $90 के आसपास लिया हुआ है आज भी दे आर सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन बट ये जो 90 से 120 गया है 120 से 68-69 गया है दिस वॉज ऑल लाइक पैनिक काइंड ऑफ मूव जो लास्ट में जो लोग आए जो फोमो क्रिएट हुआ था कि भाई कल से सिल्वर खत्म हो जाएगा वो वाला फील आया था काफ़ी लोगों में एंड इट वाज नॉट जस्टिफाइड नेदर फंडामेंटली नॉर एनी लॉजिक के बाहर था बट
$120 जाएगा, यस जाएगा, अभी भी जाएगा, 120 जाएगा, $150 जाएगा, आपको 4 लाख 5 लाख भी हो जाएगा सिल्वर, बट उसके लिए समय चाहिए। दिस वॉज सो शॉर्ट टाइम जो हाई मूवमेंट आया था, बट आपको अगर 2-3 साल अगर आप देंगे तो सिल्वर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, आज भी जाएगा। तो मतलब इसका भी बुलिश ट्रेंड दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। और आप बोल रहे हैं कि अभी जो $90 के आसपास है, मतलब जो अभी का रेट चल रहा है 240 250 इंडियन उसमें, हाँ, तो ये एक अच्छा वैल्यू प्ले है। 100%। तो 2 से कम आने के चांसेस? 2 से कम आने का चांसेस मुझे लगता है कि 230 240 के नीचे नहीं आएगा। आपको नहीं लगता है? नहीं रहेगा, मतलब आएगा, मतलब आ सकता है, टिकेगा नहीं है उसके, मतलब सस्टेनेबल नहीं रहेगा, नॉट बी सस्टेनेबल। सी सिल्वर हैज, बिकॉज सिल्वर में इसलिए मैं 100% श्योर नहीं अब कभी नहीं बताता, बिकॉज सिल्वर इज अ वेरी वॉलेटाइल कमोडिटी। हाँ ठीक है। तो जब भी एंड जो आ गया है, वॉलेटिलिटी आ गया, खत्म हो चुका है, मेरे हिसाब से वापस नहीं आएगा। ठीक है। बट यू नेवर कैन से नेवर इन सिल्वर, राइट? सो कभी भी वो अब इतना 100% कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। सो सिल्वर में हमेशा यू हैव टू बी निम्बल एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर। आपको मैं जो गोल्ड में बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बट सिल्वर में टैक्टिकल होना चाहिए। ओके, राइट? सिल्वर में आपको थोड़ा टाइम कर लेने का, जब भी गिरावट आता है तभी खरीद लेने का, डरना नहीं चाहिए। एंड यू शुड हैव इनफ एम्यूनेशन लेफ्ट इन योर दिस थिंग कि भाई मेरे को अगर 5 लाख रुपए के सिल्वर खरीदना है, मैं 3 का खरीद लेता हूँ, 2 साइड में रखता हूँ, अगर थोड़ा नीचे आएगा तो मैं वापस खरीद लूँ। राइट? सो यू ऑलवेज नेवर बाय इन बल्क और इन वन सिंगल दिस थिंग, बिकॉज सिल्वर ऑलवेज गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज टू री एंटर। और इसमें फिर जैसे किसी ने खरीद लिया, मान लीजिए 240 230 पे, और फिर अचानक से उछाल आया, 280 3 पहुंचा, तो निकल जाओ, बुक करना चाहिए। Okay. बिल्कुल बुक करना चाहिए। सो सी जनरली ना गोल्ड का वॉलेटिलिटी साल भर का, मतलब ऑन अ नॉर्मल कंडीशंस में, मैं जियोपॉलिटिकल अभी जो ट्रम्प एंड जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से मैं अगर बाहर हटके नॉर्मल कंडीशंस में बात करें, तो जो साल भर का जो वॉलेटिलिटी है ना गोल्ड का, अराउंड 25 to 30% होना चाहिए। राइट। सो आपको ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस में 17-18% गोल्ड आपको रिटर्न्स देगा। आप 10 साल अगर रखेंगे ना, 17-18% कहीं नहीं गया। सिल्वर में इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको 50% 60% रिटर्न देगा, एंड उतना ही डाउन साइड भी लेके आएगा। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी टैक्टिकल। एंड मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है, काफ़ी लोग बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो के, कि भाई एक गोल्ड का प्राइस में कितना सिल्वर खरीद सकते हैं। दिस सिंपल कि 1 किलो गोल्ड का प्राइस में कितना किलो सिल्वर आएगा, दिस इज गोल्ड सिल्वर रेशियो। जनरली अराउंड 70-80 होना चाहिए। 80 इज़ ए वेरी, पहले 60 होता था व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर 25 years बैक, दैट वाज 60, टुडे इट इज़ 80। 80 इज़ ए वेरी नॉर्मल थिंग। 100-120 जाता है, मतलब 1 किलो का, इसमें 120 किलो का सिल्वर आ रहा है, मतलब सिल्वर अंडर वैल्यूड है। मतलब 80 के ऊपर गया तो सिल्वर चीप हो जाएगा। हाँ, सो 80 मतलब 80 का 81-82 मत मान लो, ठीक है। 100 के ऊपर अगर जाता है तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, राइट? तो 100 के ऊपर जाता है तो सिल्वर अंडर वैल्यूड हो गया। आप सिल्वर का कंपोनेंट, सो मैं अगर 10 लाख रुपए गोल्ड सिल्वर दोनों में रखना चाहता हूँ, तो उसमें से नॉर्मल कंडीशंस में 6 लाख आप गोल्ड में रखना चाहिए, 4 लाख सिल्वर में रखना चाहिए, या 7 गोल्ड में रखना चाहिए, 3 सिल्वर में, मतलब 70-30 या 60-40 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये 120 जाता है तो इसको 50-50 पे कर सकते हैं। ओके। अगर नीचे में 60 तक भी आता है, 80 इज मिड पॉइंट, नीचे 60 तक भी आता है, 55, अभी रिसेंटली 55 आया था, ये जो लास्ट गिरावट आया ना, तभी 50-55 हो गया था। मतलब 1 किलो का प्राइस पे 50 सिल्वर आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब गोल्ड चीप है। सो यू कैन हैव 70% गोल्ड, 30% सिल्वर, राइट? सो whenever it is below 60, 70 gold, 30 silver. When is above 100, then at least 60-40, 60 gold, 40 silver, or at least 50-50 you can go. मतलब गोल्ड तो हमेशा आप ज्यादा ही एलोकेशन रहेगा जनरली आपका थंब रूल है, बिकॉज गोल्ड इज एन इंश्योरेंस ना। हाँ ठीक है, समझा मैं, समझा। और जैसे आपने गोल्ड के मुझे एक थोड़े से ये बताया कि 2030 में हमें ऐसा दिख रहा है गोल्ड 7,500 8,000 के आसपास, मतलब 3 लाख के आसपास, 275 3 लाख। सिल्वर में आपको क्या, आपके प्राइस प्रेडिक्शंस अब यहाँ से कैसे दिख रहे हैं? सिल्वर इतना लॉन्ग टर्म
नहीं सोचना भी चाहिए, बिकॉज अगर मैं कुछ भी नंबर बोलूँ वो मतलब इट्स नॉट राइट एक्चुअली। कोई भी बोलेगा ना इतना विजिबिलिटी होता नहीं है सिल्वर में, राइट? बिकॉज गोल्ड इज एक्ट्स लाइक ए करेंसी, तो मैं इकोनॉमिक्स यूज़ करके थोड़ा ये यूज़ करके मैं उसको एज ए करेंसी वैल्यू कर सकता हूँ, बट सिल्वर इज मोर लाइक अ शॉर्ट टर्म एसेट है, ऑलवेज इट्स अ टैक्टिकल एसेट। ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट लेके आप निकल जाओ, इवन अगर आप इन्वेस्टर हो 6-6 महीना साल भर रुक के निकल जाओ, बट इसको आप 10 साल के लिए नहीं खरीद सकते सिल्वर को। ऐसा नहीं कि खरीद के बैठ गए और सोच रहे हो कि आप भाई आगे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मुश्किल है। तो आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, वो सब है, तो थोड़ा ट्रेडिंग टाइप ऑफ मेटल ही है। 2026 का कोई टारगेट सिल्वर के लिए, क्योंकि 2026 तो बहुत शॉर्ट टर्म होगा। आई थिंक 2026 नहीं, आपको 2027 तक आपको $120 वापस आ जाएगा। अच्छा, सो अराउंड 20-25% रिटर्न यहाँ से आराम से बन जाएगा एक साल में। किशोर जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरे सारे क्वेश्चंस मैं अभी अपना देख रहा था कि मेरे क्या क्वेश्चंस थे, बट ये जो नेचुरल कॉन्वर्सेशन हुआ इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली सीखने को मिल गई, और मुझे एक ब्रॉड एक आइडिया आ गया कि गोल्ड को कैसे डील करना है अपने पोर्टफोलियो में और सिल्वर को कैसे डील करना है पोर्टफोलियो में। कोई लास्ट चीज़ समझाना चाहेंगे जो मैंने नहीं कवर करी हो, जो आपको लगता है यार ये चीज़ आपने ना नहीं पूछी मेरे से? तो आई थिंक लार्जली मोस्टली कवर हो चुका है, बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग लॉट ऑफ पीपल लुक एट गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन। अच्छा, ओके, काइंड ऑफ भाई आजकल क्रिप्टो एसेट्स, स्पेशली न्यू जनरेशन को क्रिप्टो एसेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। सो कैन गोल्ड बिकम अ ग्लोबल करेंसी? मेरे हिसाब से गोल्ड डजंट हैव टुडे, आज के सिचुएशन में गोल्ड डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू बिकम ए ग्लोबल करेंसी। कैन इट रिप्लेस 100% डॉलर? नो, इट कैन नॉट। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 10% या 15% रिप्लेस होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बट ग्लोबली जो ट्रेड हो रहे हैं, जो सारे देश के बीच में, उस ट्रेड को गोल्ड में प्राइसिंग कर सकता है क्या? आई थिंक समवेयर इस सिस्टम आएगा। इट कुड बी ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम, समवेयर दिस विल इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 years। बट आज जो भी काफ़ी जो क्रिप्टो एसेट्स है, ऐसा काफ़ी लोग स्टेबल कॉइन्स जैसा खरीदते हैं, बट बिकॉज इंडिया में क्रिप्टो इज स्टिल नॉट एज अ अलाउड एसेट और रिकग्नाइज्ड एसेट बाय द रेगुलेटर्स एंड द गवर्नमेंट, सो probably as of now the easiest and the cheapest way of investing is ETFs and physical coins and this thing, but generally as of now, but eventually the way you can trade gold will be more through blockchain. Right. Okay, I see what you mean. Okay. Yeah. थैंक यू सो मच किशोर जी, बहुत मज़ा आया आपसे डिस्कशन करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू। एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़ोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।